हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है एक एग्जामिनेशन के बारे में, वो है आईसीएमआर एग्जामिनेशन। आपको पता ही होगा कि अभी रिसेंटली आईसीएमआर का नोटिफिकेशन आया है और 1 जुलाई से उसके फॉर्म्स भरे जाने शुरू हो गए हैं और ये फॉर्म्स जो हैं वो 31 तारीख तक भरे जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है लाइफ साइंस से जो आगे चल के पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए, लाइफ साइंस के एस्पायरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। तो उसी के बारे में कुछ डिटेल्स में लेकर के आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि आईसीएमआर के एग्जामिनेशन या आईसीएमआर का फॉर्म कैसे भरा जाए, उसके बारे में कौन कौन आईसीएमआर का फॉर्म भर सकता है, कितनी फेलोशिप होगी, क्या लास्ट डेट है, एग्ज़ाम कितनी तारीख को होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं पूरी डिटेल लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं आईसीएमआर एग्जामिनेशन के बारे में वो ज़रूर क्लियर हो जाएंगे, ऐसा मैं दावा कर सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आईसीएमआर, ऑल अबाउट आईसीएमआर जेआरएफ एग्जामिनेशंस 2021। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आईसीएमआर के बारे में बात करूं तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है जो नेशन वाइड एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है। जैसे सीएसआईआर होता है, सीएसआईआर फेलोशिप प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से ये आईसीएमआर एग्ज़ाम भी है जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए होता है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अब नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें लगा हुआ है फेलोशिप शब्द। तो जो स्टूडेंट्स एमएससी कंप्लीट करने के बाद या मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद पीएचडी करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स को पीएचडी में फेलोशिप प्रोवाइड करने के लिए ये एग्ज़ाम होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो स्टूडेंट्स मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं उनको पीएचडी में फेलोशिप प्रोवाइड करने के लिए ये एग्ज़ाम होता है। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सुन लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो आपको तुरंत फेलोशिप जो है वो मिलने लगेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको कि आफ्टर एनरोलमेंट, जब आप इनरोल हो जाएंगे किसी यूनिवर्सिटी में, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट में, किसी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में भी, मैं उस सब के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन जब आप पीएचडी के लिए इनरोल हो गए उसके बाद ही ये फेलोशिप एक्टिवेट होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। तो ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली आफ्टर इनरोलमेंट इन पीएचडी ये फेलोशिप आपको मिल सकती है। ठीक, तो अब आप ये पीएचडी कर कहाँ सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे अच्छा, क्योंकि ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा स्पॉन्सर की जा रही है, तो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आप आसानी से अपनी पीएचडी कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि मेडिकल कॉलेजेस में भी प्रोफेसर जो हैं वो अपने अंडर में पीएचडी करवाते हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं अगर लखनऊ में हूँ तो लखनऊ के बारे में केजीएमयू है, यहाँ पे किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आप जा कर के, कॉलेज मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे आप जा कर के अपने आप को एनरोल कर सकते हैं पीएचडी में, और अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको फेलोशिप वहाँ से मिलने लगेगी। चलिए, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे डॉक्टर्स अपने अंडर में पीएचडी करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़, नेशनल लैब, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, इन सारी जगह पे आप पीएचडी के लिए बस ये चेक करना ज़रूरी है कि जिस भी हॉस्पिटल में आप करवा रहे हैं वहाँ पे जो भी साइंटिस्ट है या जो भी इंडिविजुअल है वो ऑथराइज्ड है कि नहीं पीएचडी करवाने के लिए। मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, नेशनल लैब में जो भी आपका प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, वो पीएचडी करवाने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, ये ज़रूर देख लीजिएगा। फिर आगे आते हैं स्कोर कार्ड वैलिडिटी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कुछ समय पहले तक ये जो स्कोर कार्ड की वैलिडिटी थी, आईसीएमआर के स्कोर कार्ड की वैलिडिटी थी, वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने हुआ करती थी। यानी कि अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो विदिन 6 मंथ्स आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी जगह आपको पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता था, तभी आपको ये फेलोशिप जो है वो आप एक्टिवेट कर सकते थे। अब आईसीएमआर ने इस ड्यूरेशन को 6 महीने को बढ़ा करके 1 साल कर दिया है, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा आराम रहे, वो आराम से अपने मतलब का या अपने हिसाब से वो इंस्टीट्यूट या कॉलेज चूज़ कर सकें, हड़बड़ी में ना चूज़ करें। तो ये 1 ईयर हो चुका है। अब बात करते हैं कि ये फेलोशिप जो है कितने समय तक वैलिड रहती है। तो ध्यान रखिएगा, वे फेलोशिप 5 साल, फिर से समझिए, ये फेलोशिप 5 साल या आपके सबमिशन ऑफ पीएचडी थीसिस तक ये
आपकी फेलोशिप जो है ये वैलिड रहेगी। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाता है, अगर 5 साल से ऊपर आपकी सबमिशन ऑफ थीसिस चली गई, थीसिस सबमिशन में और ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो ये 5 साल में ये टर्मिनेट हो जाएगी। और अगर आपने मान लीजिए 4 साल में ही अपनी पीएचडी थीसिस सबमिट कर दी तो भी ये टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे मैं खुद भी आईसीएमआर फेलो रह चुका हूँ, मैंने भी आईसीएमआर क्वालिफाई किया था, तो मेरी थीसिस जो है वो समय से पहले सबमिट हो गई। तो मेरी जो 5 साल से पहले सबमिट हुई, तो 6 महीने, जैसे 4.5 साल में मेरी थीसिस सबमिट हुई, तो 6 महीने का जो ड्यूरेशन है, जो 6 महीने का पीरियड है, वो लैप्स हो जाएगा, आपकी फेलोशिप चली जाएगी। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। अब आईसीएमआर जेआरएफ जो है, ये जो एग्ज़ाम हो रहा है आईसीएमआर जेआरएफ का, ये 2 चीज़ों के लिए होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादातर जगह ये मेंशन नहीं रहता है। ये पीएचडी के लिए भी इनटेक करता है और प्रोजेक्ट्स के लिए भी। अब समझिए, पहले पीएचडी तो समझ में आ गया होगा आपको इतनी सारी डिस्कशन के बाद, लेकिन प्रोजेक्ट का क्या मतलब है। देखिए, आईसीएमआर जो है वो समय समय पर अपने प्रोजेक्ट्स निकालता रहता है और उन प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए प्रोजेक्ट फेलोज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अब उन प्रोजेक्ट फेलोज़ के लिए वो रिक्रूटमेंट कर लेता है इसी एग्ज़ाम के थ्रू। ठीक, अब कुल मिलाकर के अभी तक मतलब पहले के एग्ज़ाम्स में क्या होता था, लगभग 100 लोगों को वो, या 100 सीट्स वो इस तरीके की प्रोजेक्ट के थ्रू निकालता था। अभी उसके बारे में और डिटेल में जाएंगे। पहले मैं जो इतनी सीट्स, नॉर्मल सीट्स हैं जेआरएफ के लिए, उनके बारे में बात कर लूँ। कुल मिलाकर के देखिए, लाइफ साइंस में अगर मैं बात करूँ तो ये 150 फेलोशिप होती है। कुल मिलाकर के जो ये फेलोशिप जो है वो ये 150 फेलोशिप्स होती हैं, जिसमें से 120 आपकी लाइफ साइंस की होगी और 30 जो है वो आपकी सोशल स्टडीज़ के लिए होगी। तो ये मैं इसको ठीक कर देता हूँ। टोटल मिलाकर के 150 फेलोशिप्स होती हैं, जिसमें से 120 फेलोशिप्स आपकी लाइफ साइंस के लिए हैं, ये आपकी लाइफ साइंस के लिए हैं, और 30 फेलोशिप्स जो हैं वो आपकी सोशल स्टडीज़ के लिए हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ हो गई। अब हम लोगों को आगे चलना है कि आप रिसर्च जो है वो, या आपको जो रिसर्च करनी है वो किस मोटे किस एरियाज़ में आप अपने रिसर्च कर सकते हैं। तो ज़्यादातर देखिए, ये आप बायोमेडिकल या हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे पीएचडी अपनी करिए। ठीक है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है इनके ब्रोचर में, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी और टॉपिक पे नहीं कर सकते, बट देखिए, जो ब्रोचर में लिखा होता है उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर आप हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पे या बायोमेडिकल, क्योंकि ये आईसीएमआर है, राइट, तो ये फेलोशिप वही देगा, या फेलोशिप उसी चीज़ पे देगा जो इनसे रिलेटेड होगी, जो डिजीज़ से रिलेटेड होगी, जो हेल्थ से रिलेटेड होगी। तो आप अपनी पीएचडी का टॉपिक हेल्थ रिलेटेड या बायोमेडिकल रिलेटेड रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, प्रोजेक्ट में 100 इंडिविजुअल्स को पहले लिया जाता था, मतलब 100 लोगों को पहले से ही रिक्रूट कर लिया जाएगा और फिर प्रोजेक्ट जैसे जैसे होगा वो अप्लाई करते रहेंगे। लेकिन अब की बार ये स्ट्रिक्टली मेंशन्ड है कि मे या मे नॉट, आईसीएमआर के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो ये फेलोशिप्स, वो ये प्रोजेक्ट वाली जो रिक्रूटमेंट है वो चाहे तो करेगा चाहे तो नहीं करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस दैट अराइज इन फ्यूचर। ठीक, तो ये 100 जो लोगों की जो भर्ती है वो हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप icmr.nic.in पे लॉगिन करिए और वहाँ आपको सारी डिटेल इससे रिलेटेड मिल जाएगी। अब बात करते हैं फ़ीस की। तो जनरल, EWS, OBC, इन तीनों की फ़ीस जो है वो 1500 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस है। अगर मैं SC ST की बात करूँ तो इनको रियायत है, 1200 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं। और PWBD की बात करूँ तो ये इनके लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो यहाँ से बहुत लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है। तो आपको MSc होना है या MA होना है या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। ये इक्विवेलेंट डिग्री बड़ा सा गड़बड़ सा चीज़ है, क्योंकि मैंने खुद की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ICMR क्वालिफाई किया था, तो मैंने BTech, MTech और फिर PhD किया। तो मैंने MTech के बाद मैंने इसको एग्ज़ाम, या MTech के फाइनल ईयर में मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो मैं खुद एग्जाम्पल हूँ कि आप MTech के समय में भी या MTech के साथ भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको कॉल लेटर आएगा, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ, आप क्वालिफाई कर गए, तो आपको फेलोशिप भी मिल जाएगी। तो MSc, MA किस चीज़ के लिए? ये सोशल साइंस के लिए। मैंने बताया ये 30 फेलोशिप जो है वो सोशल साइंस के लिए होती है। तो ये सोशल साइंस वाली जो लोग हैं उनके लिए MA होना ज़रूरी है। आपके लिए MSc या MTech इक्विवेलेंट डिग्री में आपका MTech आ जाएगा, और आपके 55%
होने चाहिए। जनरल, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, EWS को बिलोंग कर रहे हैं या OBC को बिलोंग कर रहे हैं, तो आपके मास्टर्स में 55% बने होने चाहिए और आपके SC ST और PWBD को 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि क्या मैं फ़ाइनल ईयर में हूँ, मैं MSc के सेकेंड ईयर में हूँ, क्या मैं ये एग्ज़ाम भर सकता हूँ या भर सकती हूँ कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं। इसके अंदर एक कैटेगरी आएगी रिज़ल्ट अवेटेड करके। तो अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है और आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं या अभी आपका एग्ज़ाम हुआ नहीं, आप फाइनल ईयर में हैं, तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्म में एक अटेस्टेशन नाम का एक छोटा सा फॉर्म जैसा है, आप उसको फिल कर लीजिए और उसमें अपने यूनिवर्सिटी का जो हेड है, यानी कि अगर मैं यूनिवर्सिटी के हेड की बात करूं तो रजिस्ट्रार वगैरह से आप यहाँ पे साइन करवा लीजिए उस फॉर्म को और उसी फॉर्म को साथ में अपलोड कर दीजिए। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त के साथ कि आप 31 दिसंबर 2021 तक अपना फॉर्म ले जा करके सबमिट, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि अपना पासिंग सर्टिफिकेट जो MSc या MTech का है वो आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। तो आपको जो आपकी ये ICMR की फ़ेलोशिप है वो वैध मानी जाएगी। तो भाई जाहिर सी बात है कि आप अगर फाइनल ईयर में होंगे तो कुछ समय बाद आपका एग्ज़ाम ज़रूर हो जाएगा और एग्ज़ाम होने के कुछ समय बाद आपका रिज़ल्ट घोषित हो जाएगा। तो आप अपनी रिज़ल्ट की मार्कशीट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप 31 दिसंबर 2021 तक ICMR में सबमिट कर दीजिए और फिर बाकी चीज़ें आपको आपकी जो ICMR की फ़ेलोशिप आप एक्टिवेट करा सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। जी हाँ, एज लिमिट जो है वो 28 साल होनी चाहिए इंडिविजुअल की, 28 साल या उससे कम। कब तक? 30/9/2021 तक, यानी कि 30 सितंबर 2021 तक इंडिविजुअल को 28 साल या उससे कम का होना चाहिए। अगर आपकी एज 28 साल कुछ महीने हो गई इतनी तारीख को तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक। लेकिन ये अपर एज लिमिट है जी, इससे कम अगर जो भी इंडिविजुअल है वो तो बट नेचुरल सी बात है एग्ज़ाम दे सकता है। अगर मैं अब बात करूं आगे तो एज लिमिट में कुछ रियायत दी गई है, प्लस 5 साल, यानी कि 28 साल से 5 साल ज़्यादा SC ST PWBD और फीमेल्स को इसमें रियायत मिली है एज में, और प्लस 3 साल OBC कैंडिडेट्स को रियायत मिली है एज में। अब आ जाते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। तो एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, CBT या ऑनलाइन एग्ज़ाम, MCQ बेस्ड पूरा पेपर होगा और इंग्लिश में होगा। जैसे कि CSIR में वो ऑप्शन रहता है ना हिंदी वाला भी, यहाँ पे पेपर इंग्लिश में आता है। 2 घंटे का पेपर है, 2 आवर्स का पेपर है और 12 सितंबर को होगा, ये मैं बता चुका हूँ, 2021। जनरली एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, कभी 9 बजे भी हो जाता है, कभी 3 बजे भी हो जाता है। जब मैंने दिया था तो सुबह हुआ था, ये मुझे याद है। चलिए 1 शिफ्ट में। लोकेशन जो है इसका सेंटर जो है वो उसकी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि पूरे इंडिया में लगभग 21 शहरों में ये एग्ज़ाम होता है और मेजर हर शहर में मोरलेस हर शहर में एग्ज़ाम जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ ज़रूर होता है। तो अगर आप किसी गांव वगैरह में भी हैं तब भी आपके नज़दीकी सिटी में ये एग्ज़ाम ज़रूर हो रहा होगा, ठीक। अब आ जाइए, ये एग्ज़ाम के कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या इसमें पूछा जाता है, इन सब के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो सेक्शन ए, देखिए ये एग्ज़ाम दो पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहले जो है वो सेक्शन ए है। तो सेक्शन ए में आएंगे 50 सवाल, जिसमें से आपको सभी करने हैं। सभी करने से मेरा मतलब है कि जो आते हैं वो ज़रूर कर लीजिएगा, 50 मैक्सिमम आप कर सकते हैं। 50 ही सवाल होते हैं और 50 करने की छूट है आपको। अगर आपने सही किया तो 1 नंबर, गलत किया तो 0.25 चले जाएंगे। हाँ देखिए, नेगेटिव भी यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक है, 1/4 नेगेटिव है, तो आप एक आधा तुक्का खेल सकते हैं, जो मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ क्योंकि नेगेटिव थोड़ी ठीक ठाक है। अगर आप गेट के कंपैरिजन में जाइए तो वहाँ नेगेटिव थोड़ी ज़्यादा खतरनाक है, तो गेट में मैं कभी नहीं सजेस्ट करता, लेकिन यहाँ पे चलिए एक आधा चल जाता है। तो GA में +1 0.25 माइनस हो गया। और अगर SB यानी कि सेक्शन B की बात करूँ तो सब्जेक्ट ये आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, मतलब आप लाइफ साइंस के हैं तो लाइफ साइंस पूरा पूछा जाएगा। 100 सवाल इसमें पूछे जाते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ 75 करने हैं, 75 करने हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। यहाँ पर भी मार्किंग का सेम कॉन्सेप्ट है, +1 अगर सही हुआ, -0.25 अगर गलत हो गया, ठीक। और सेक्शन C जो होता है, अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स ने पूछा सर ये तो सेक्शन C भी दिया हुआ है इसमें कुछ, तो उसमें क्या करना है जी। सेक्शन C में कुछ नहीं करना है, उसको हाथ जोड़िए और आगे बढ़िए। सेक्शन C आपके लिए नहीं है, वो सोशल साइंस के बच्चों के लिए है। देखिए
क्या है कि ये कॉमन पेपर है, एक ही पेपर में दोनों चीज़ें दी रहेंगी। ये सोशल साइंस वाले बच्चों को सेक्शन सी करना है, आपको सेक्शन बी करना है। तो सेक्शन ए दोनों के लिए कॉमन है, उसको दोनों को करना है। आपको सेक्शन बी सोशल साइंस वालों को सेक्शन सी करना है, तो उसको कुछ मत करिए, आगे बढ़ जाइए। टोटल सवाल कितने हो गए जी? अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 सवाल इसके हो गए और 50 इसके हो गए, तो 150 क्वेश्चन हो गए। लेकिन आपको इसमें से करने कितने थे? 50 इसमें से और 75 इसमें से, इसको जोड़ दीजिए तो 125 क्वेश्चन आ गए टोटल मिला करके। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पहले के समय में क्या हुआ करता था कि इंडिविजुअल कट ऑफ निकलता था, मतलब सेक्शन ए में भी आपको कट ऑफ क्रॉस करना पड़ेगा और सेक्शन बी में भी आपको कट ऑफ क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन अब एक कंबाइंड कट ऑफ निकाला जा रहा है, सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों को जोड़ दीजिए और उसके बाद एक कट ऑफ बनाया जाएगा। अगर आपको उससे ऊपर नंबर आ गए तो आप पास, वरना दोबारा देना पड़ेगा एग्ज़ाम। तो कंबाइंड कट ऑफ के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं सिलेबस की। देखिए, मैं कभी भी स्टूडेंट्स को किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए पढ़ने को नहीं बोलता हूँ। इतना अच्छे से पढ़िए कि देखिए, लाइफ साइंस सभी में है। आप चाहे CSIR पढ़ लीजिए, चाहे ICMR पढ़ लीजिए, चाहे गेट पढ़ लीजिए, चाहे गैट बी पढ़ लीजिए, चाहे CUCET कुछ दिन बाद अनाउंस होगा उसको पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम के लिए मत पढ़िए, इतना पढ़ लीजिए कि आप जो एग्ज़ाम में बैठें वो सब का सब निकल जाए। ठीक है, इतना एक मैश तैयार कर लीजिए अपनी स्टडीज़ का कि जो भी सवाल आपसे पूछा जाए वो उस मैश में आकर के फंस जाए और आप उसको आंसर कर सकें। तो कभी भी किसी एग्ज़ाम के लिए मत पढ़िए। आप अगर अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हर एग्ज़ाम निकल जाएगा। फिर आपके पास चॉइस होगी कि आप किस एग्ज़ाम के थ्रू आप सीट लेना चाहते हो या कौन सी फेलोशिप अवेल करना चाहते हो। जैसे कि ICMR की फेलोशिप बहुत अच्छी है, CSIR से भी अच्छी ICMR की फेलोशिप है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि वहाँ पे लोग जब आप कांटेक्ट करने जाते हो तो रिस्पॉन्ड करते हैं बहुत अच्छी तरीके से और फेलोशिप जनरली डिले नहीं होती। तो ICMR की फेलोशिप जो है, पर्सनली स्पीकिंग, बहुत अच्छी फेलोशिप है। मेरे साथ कम से कम मुझे अपनी फेलोशिप हमेशा टाइम पे मिली है। तो अगर मैं बात करूं सिलेबस की यहाँ पे, तो सिलेबस देखिए वही सब कहानी है, पूरी वही कहानी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन से रीजन्स पे ज़्यादा फोकस करना है, बस इतनी ही सी बात है। तो अगर सिलेबस की बात करूं तो GA, GK और स्टैटिस्टिक्स ये आपका पार्ट ए में आएगा। GA का मतलब क्या हो गया? जो जनरल साइंस है। जैसे कि गैट बी के पेपर के बारे में मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था। बहुत जनरल चीज़ें हैं, जैसे कि फिजिक्स के बहुत जनरल चीज़ें पूछ ली जाएंगी। केमिस्ट्री के पेंडुलम के बारे में पूछ लिया। अगर मैं GK के बारे में पूछूँ तो जनरल नॉलेज के बारे में पूछ लिया। और अगर मैं जैसे कि GA में मुझे याद पड़ रहा है जब मैंने दिया था तो लेटेंट हीट वगैरह के बारे में पूछ लिया था। तो बहुत जनरल कॉन्सेप्ट इसमें पूछा जाता है। अब स्टैटिस्टिक के बारे में, भाई स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ICMR के लिए, उसको मत छोड़िएगा। स्क्यूनेस, मीन, मीडियन, मोड, किसने अलग अलग तरीके के जो फॉर्मूले हैं मीन के, मीडियन के, मोड के, वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आता ही आता है, हर साल आता है और अच्छे खासे नंबरों में स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है। तो अगर आप इस मूड में हैं कि स्टैटिस्टिक्स इस एग्ज़ाम के लिए छोड़ दें तो वो बहुत आत्मघाती साबित हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स ज़रूर पढ़ के जाइएगा इस एग्ज़ाम के लिए। आइए अब बात कर लेते हैं लाइफ साइंस का क्या क्या पोर्शन है। बायोकेमिस्ट्री, देखिए वही कहानी। सेल बायोलॉजी वही कहानी। सेल सिग्नलिंग, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, जेनेटिक्स, बायोटेक, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोफिजिक्स, फार्मेकोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और इन्वायरमेंटल साइंसेस। क्या नहीं जानते इसमें से आप? सब कुछ पता है। गेट के एग्ज़ाम में भी यही आता है, गैट बी के एग्ज़ाम में भी यही आता है, मोर और लेस CSIR के एग्ज़ाम में भी यही आता है। बट एक अंतर है इसके एग्ज़ाम में, CSIR के एग्ज़ाम में और इस ICMR के एग्ज़ाम में एक अंतर है। अगर आप CSIR के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप किसी भी लाइफ साइंस एग्ज़ाम को आसानी से अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ये मानना है। अगर आप CSIR के सिलेबस को और CSIR के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ICMR का पेपर टफ नहीं लगेगा, आपको गेट का पेपर टफ नहीं लगेगा, आपको गैट भी एकदम हलवा लगेगा। तो मतलब पढ़िए इस तरीके से कि आप किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं कि आप ICMR आ रहा है तो लाइए उसके लिए पढ़ना शुरू करें, कुछ दिन बाद CSIR का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके लिए पढ़ना शुरू करेंगे। नहीं साहब, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बायोकेमिस्ट्री पूरा पढ़िए। किसी भी एग्ज़ाम में आए तो हम उसका क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके से। चलिए, तो ये कहानी आ गई। इसके बाद मैंने बताया टाइप्स एंड लेवल्स के बारे में बता दूं। इस एग्ज़ाम का जो लेवल, क्योंकि मैं उस समय अपने बारे में बता रहा हूं, जब मैं CSIR की तैयारी कर रहा था अपने MTech के समय में, तो मुझे पर्सनली स्पीकिंग जब CSIR की तैयारी कर रहा था तो मुझे ये ICMR का पेपर बिल्कुल
बहुत ही आसान लगा। मुझे लग रहा था कि ये ऐसा भी कुछ पेपर होगा क्या, ऐसा भी कुछ पेपर होता है। इतना आसान पेपर आता है ICMR का, एकदम सुपरफिशियल क्वेश्चन आते हैं। जिन लोगों ने मेरा गैटबी का वीडियो देखा होगा आपको समझ में आएगा कि मैंने उसमें बताया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सेम इसी में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा मतलब रटने वाले सवाल आएंगे। जैसे CSIR में आपको अगर आप पार्ट C देख लीजिए तो पूरा एप्लीकेशन बेस्ड आता है। यहाँ पे एप्लीकेशन जैसा कुछ नहीं है, रटने वाली चीज़ें आएंगी सबसे। जैसे कि पूछ लिया कि जैसे इम्यूनोलॉजी का, जहाँ पे जैसे मैं बताऊँ कि एक बहुत तगड़ा रोल है। अगर इम्यूनोलॉजी में पूछ लिया कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन कौन सा आपका ये इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे अच्छा कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि IgM करता है। तो सिर्फ रटने वाली चीज़ें, समझने वाली चीज़ें, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स एंड लेवल्स के बारे में। अब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ पे है, देख लीजिए उसको, कि फॉर्म जो है वो 1 जुलाई से 31 जुलाई 2021 तक भरे जा सकते हैं, मतलब आप इसको भर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट जो है वो 12 सितंबर 2021 है। अभी फ़िलहाल तो ये डेट बोली गई है। पेमेंट इसमें आप, जैसे मैंने अभी यहाँ पे फ़ीस वगैरह बताई है, तो पेमेंट आप इसमें डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, आपके क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो और नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अपना जब फॉर्म भर लीजिए तो उसमें प्रिंट या डाउनलोड का ऑप्शन आता है, तो डाउनलोड कर लीजिए और उसको प्रिंट निकाल करके एक कॉपी अपने पास रख लीजिए और एक्नॉलेजमेंट अपने पास रख लीजिए, ताकि आपके पास अगर कुछ फॉर्म में कुछ, भगवान न करे, कुछ गड़बड़ हुआ तो आप उसको ले जा करके ICMR के ऑफिस में दिखा सकते हैं कि देखिए ये गड़बड़ हो गया था, इसको सही कर लीजिए। हाँ, गड़बड़ से याद आया कि वहाँ पे पूरे जो ICMR का ब्रोचर है उसमें आपको मिलेगा कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर आपने फॉर्म में कुछ गड़बड़ी कर दी है या कुछ भी ऐसा इशू है जो आप डिस्कस करना चाहेंगे किसी भी इंडिविजुअल से, तो वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं जो ICMR के हैं, उनसे आप बात करके अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रख सकते हैं, तो हो सकता है कि कुछ वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। दूसरी, अच्छा, जब आप एग्ज़ाम दे देंगे तो अब तो बहुत चीज़ें अच्छी हो गई, उस समय तो खैर वो OMR शीट पे हुआ करता था। तो आंसर की जो है वो आपको 3 दिन के बाद आपको मिल जाएगी। 3 दिन के बाद वो आंसर की अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले कर देंगे। आप अपने आंसर्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। आप अपने आंसर्स से टैली कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये जो आंसर दिया हुआ है इन्होंने, ये ठीक नहीं है, आप चाहते हैं उसको चैलेंज करना, उसके खिलाफ अपील करना, तो एक प्रूफ के साथ, एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। कुछ फ़ीस देनी पड़ेगी ज़रूर आपको, लेकिन आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछा करते हैं कि फ़ेलोशिप इंक्रीज़ हो गई थी, क्या हो गया, अब कितनी मिल रही है, क्या नहीं है। तो देखिए, ये सारे के सारे र्यूमर्स भूल जाइए कि फ़ेलोशिप इंक्रीज़ है, डिक्रीज़ है। जो JRF की फ़ेलोशिप है वो 31,000 पर मंथ है और SRF की फ़ेलोशिप 35,000 पर मंथ है। 31,000 पर मंथ आपको 2 साल तक मिलेगी। क्यों? क्योंकि 2 साल JRF की वैलिडिटी पीरियड होती है। 2 साल बाद आप तीसरे साल में SRF में एंटर करते हैं, जहाँ पे आपको ये 35,000 रुपये पर मंथ आपको फ़ेलोशिप मिलेगी। इसके अलावा आपको इसके अलावा जो अपनी सामान वगैरह ख़रीदने, अपना जो केमिकल्स वगैरह बाय करने के लिए भी कुछ फंड्स मिलते हैं इस एग्ज़ाम के, इस ICMR के थ्रू। तो ये था मेरी तरफ से ये लेक्चर। सब कुछ ICMR के बारे में जो डिटेल्स थी वो मैं दे सकता था वो दे दिया मैंने। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।